चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर बूढ़े गोपीनाथ अपनी बेटी नीलम के साथ रहते थे। बेटी, अरे ओ बेटी, आज कुछ खाने को बचा है क्या? नीलम ने खाली बर्तन देखते हुए कहा। नहीं पिताजी, बस थोड़ा सा आटा था, वो भी खत्म हो गया। आज तो कुछ भी नहीं है खाने को। कोई बात नहीं बेटी, कुछ नहीं है तो आज फिर पानी पीकर सो जाते हैं। नीलम की आंखें भर आईं। कब तक ऐसे चलेगा पिताजी? भैया भी नहीं आ रहे। नहीं बेटी, तेरे भाई ने आज चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा था कि सब खैरियत है पिताजी, पैसों का इंतजाम हो गया है, 2 दिन में आ जाऊंगा और सेठ जगदीश चंद का कर्जा भी चुका दूंगा। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है और दरवाजा जोर से खुलता है। एक कड़क आवाज गूंजी। दरवाजे पर खड़ा था गांव का अमीर सेठ। बहुत हो गया इंतजार गोपीनाथ, सालों हो गए मेरे पैसे लिए हुए, एक पैसा भी वापस नहीं किया। सेठ जी, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आज के आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो अभी तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। नीलम तुरंत डरती हुई आगे आई और सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए प्लीज। सेठ जी, हमें 2 दिन का और समय दे दीजिए। 2 दिन का और समय चाहिए तुम्हें? भला क्यों दूं? भैया सुरेश शहर से लौटने वाले हैं, जैसे ही वो आएंगे आपके सारे पैसे चुका देंगे। आपने इतने सालों तक इंतजार किया, बस 2 दिन और कर लीजिए। सेठ जी, विश्वास करिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सेठ गोपीनाथ के चेहरे को घूरता रहा। फिर सेठ ने हंसा और गोपीनाथ के पास जाकर बोला, ठीक है 2 दिन, लेकिन याद रखना, अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरा होगा और तुम दोनों सड़क पर नजर आओगे। इतना कहकर सेठ घर से बाहर चला जाता है। सेठ तो घर से चला गया था, पर गोपीनाथ और नीलम के दिमाग में एक चिंता भर गया था। पिताजी, भैया सच में आएंगे ना? नहीं आए तो हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। आएगा बेटी, चिट्ठी में तो लिखा था और उसने मुझसे वादा भी तो किया है कि वह जल्द ही गांव आ जाएगा। लेकिन उनके दिल में डर साफ दिख रहा था कि कहीं सुरेश ना आया तो क्या होगा। पहला दिन तो बीत गया और दूसरा दिन भी आ गया। पिताजी, शाम तो हो गई, लेकिन अभी भैया नहीं आए। आ जाएगा बेटी, क्या पता वो आता ही हो। बेटी तुम चिंता मत करो, आ जाएगा। गोपीनाथ ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भरोसा नहीं था। पर बेटी की चिंता दूर करने के लिए उसे कहना ही पड़ा। तभी थोड़ी ही देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे गोपीनाथ, ओ गोपीनाथ भाई। अरे क्या हुआ भाई, आप तो बहुत हाँफ रहे हो, कुछ हो गया है क्या? गोपीनाथ बहुत घबरा गए। वो आदमी हाँफते हुए बोला, बहुत बुरा हो गया। जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा सुरेश काम करता था, वहां आग लग गई। क्या? मेरा भाई सुरेश कहाँ है? वो ठीक तो है? कोई नहीं बचा बहन, सब के सब जल गए। ये सुनते ही गोपीनाथ के हाथ पैर कांपने लगे। नीलम के आंसू नहीं रुके और वो रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जल्द ही गांव लौट आएगा। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। भैया, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? समय बीता और कुछ दिनों बाद चंद्रपुर गांव में एक अजनबी व्यक्ति आता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है और वो गांव के रास्ते पर खड़ा था और सामने से गुजर रहा था सेठ जगदीश चंद्र। भाई साहब, क्या आप गोपीनाथ का घर बता सकते हो? बहुत जरूरी काम है उनसे। क्यों पूछ रहे हो?
उनके बेटे सुरेश की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे ने बहुत पैसे जमा किए थे और फैक्ट्री मालिक ने और भी पैसे उनके परिवार को भेजे हैं। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा और वो बहुत खुशी हुआ। कितने पैसे हैं इस सूटकेस में? बहुत है, लगभग इतने हैं कि गोपीनाथ का पूरा जीवन बड़ी खुशहाली में बीत जाएगा। गोपीनाथ तो मुझे पैसे देने से रहा, क्यों ना ये पैसे मैं ही ले लूं। अरे भाई साहब, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं ही तो हूँ। मेरा ही तो नाम गोपीनाथ है। अरे भाई, आप ही गोपीनाथ हैं। बड़ा गलत हुआ आपके साथ। आपके जवान बेटे को भगवान ने आपसे छीन लिया। अच्छा हुआ आप मिल गए। अजनबी ने सूटकेस उसे पकड़ा दिया। सूटकेस पाकर सेठ बहुत खुश था। ये आपके बेटे की मेहनत की कमाई है। हाँ हाँ भाई, इस कमाई के पीछे तो हमारे बेटे ने अपनी जान गंवा दी। अजनबी वहां से चला गया। सेठ खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते सेठ घर पहुंचा। ओहो, देखते हैं कितना खजाना है इस सूटकेस में। इसके लिए गोपीनाथ के बेटे ने बहुत मेहनत की थी। उसने बहुत खुश होकर सूटकेस खोला और खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, नोटों का ढेर! अब तो मजा आ गया। सच में सुरेश ने बहुत मेहनत की थी। वो जोर से हंसने लगा। वो पैसे देखकर मानो पागल हो गया था। अब क्या होगा पिताजी? सब खत्म हो गया। अब तो भैया भी हमें छोड़कर चले गए। हमारा सहारा चला गया। बेटी, अब हमारा क्या होगा? नहीं पिताजी, मैं काम करूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। फिर नीलम गांव के किसी एक घर में काम करने लगती है। नीलम, जल्दी आ, बर्तन दो। जी आती हूँ मेम साहब। सुबह से शाम तक मेहनत, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ झलकता था। एक दिन नीलम पानी लेने सेठ के कुएं पर गई। उसी समय एक युवक सेठ जगदीश चंद्र के घर में आया। वो था विक्रम, सेठ के दोस्त का बेटा। विक्रम की नजर नीलम पर पड़ी। वो नीलम को देखते ही पसंद करने लगता है। फिर वो अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त धनीराम का बेटा हूँ। अरे बेटा विक्रम, कितने बड़े हो गए हो तुम, पहचान ही नहीं पाया। चाचा जी, पिताजी ने मुझे जमीन का सौदा देखने भेजा है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। बहुत बढ़िया बेटे, अब तुमने भी कारोबार संभाल लिया है। जी चाचा जी, अब पिताजी की उम्र हो गई है, इसलिए जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती है। कुछ देर बातचीत होती रही। फिर विक्रम ने अचानक पूछा, चाचा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। आपकी इच्छा हो तो पूछूं? हाँ हाँ बेटा, पूछो। मैं जब आ रहा था तो मैंने कुएं पर एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? कौन लड़की? आपके घर के सामने जो कुआं है, वहीं पानी भर रही थी। आते वक्त देखा था। अच्छा, तुम बैठो बेटा, मैं देखता हूँ। सेठ बाहर गया, कुएं की तरफ देखा। वहां सिर्फ उसकी अपनी बेटी सौम्या खड़ी थी। नीलम जा चुकी थी। सेठ के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो वापस अंदर आया। विक्रम बेटा, जिस लड़की को तुमने देखा है वो मेरी बेटी सौम्या है। अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? विक्रम बात को पलट देता है, लेकिन सेठ जगदीश चंद्र को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है विक्रम बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर सेठ जगदीश चंद्र मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। अरे विक्रम बेटा,
इतने दिन बाद शहर से यहाँ गांव में आए हो, 4-5 दिन रुक जाओ और गांव की हवा तो खाओ। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया और विक्रम घर पहुंचा। उसका मन बेचैन था। पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैंने गांव में एक लड़की देखी पिताजी, मुझे वो बहुत पसंद आई। अरे वाह, कौन है वो लड़की? आपके दोस्त सेठ जगदीश चंद्र की बेटी सौम्या है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरा पुराना दोस्त है, मना नहीं करेगा। मैं कल ही उससे बात करता हूँ। धनीराम और विक्रम सेठ के घर पहुंचे। सेठ धनीराम को देखते ही खुश हो जाता है। अरे मेरे दोस्त धनीराम, आज तो दिल खुश कर दिया तूने। अरे यार, विक्रम की जिद थी इसलिए आना पड़ा। जिद? अरे कौन सी जिद है हमारे विक्रम बेटे को, हमें भी तो बताओ। हाँ यार, विक्रम को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वो उससे शादी करना चाहता है। सेठ के चेहरे पर खुशी चमक उठी। जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। सौम्या, ओ सौम्या। सेठ ने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही देर में सौम्या अंदर आई। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत खड़ा हो गया। नहीं चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस चारों तरफ विक्रम की ही आवाज गूंज रही थी। क्या कह रहे हो बेटा? यही तो मेरी बेटी है सौम्या, जिसे तुमने उस दिन कुएं पर देखा था। नहीं, जिसे मैंने देखा था वो कोई और थी, वो ये लड़की नहीं थी चाचा जी। सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। अब उसके मन में डर और गुस्सा दोनों आ गए। कहीं ये सच में उस गरीब गोपीनाथ की बेटी नीलम को तो नहीं ढूंढ रहा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है विक्रम बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता मत करो। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन सेठ के चेहरे के पीछे छिपा सच कोई नहीं जानता था। विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें मेरे दोस्त की बेटी पसंद है। पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो ये नहीं है। क्या मतलब? अरे मुझे तो सौम्या बहुत पसंद आई है, संस्कारी है और समझदार भी। इसमें कमी क्या है? कमी की बात नहीं है पिताजी, लेकिन दिल तो उसी लड़की पर आ गया है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। सेठ जगदीश चंद्र की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्त, लगता है कोई गलतफहमी हो गई, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें कैसी बात? शायद मुझसे ही गलती हो गई है। मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इतना कहकर विक्रम और धनीराम वहां से चले गए और अपने घर में पहुंच जाते हैं। विक्रम, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है मेरे दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। पिताजी, मैं झूठ कैसे बोलता? वो लड़की कोई और थी, कुएं वाली लड़की नहीं थी। लेकिन तुम किसी अनजान लड़की के लिए इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मुझे वही लड़की चाहिए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता भी है वो लड़की है कौन? कहाँ मिलेगी? मैं ढूंढ लूंगा और मैं उसी से ही शादी करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। कुछ पल खामोशी रही। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें सौम्या से ही शादी करनी होगी। मंजूर है। अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं आपकी शर्त मानकर सौम्या से शादी कर लूंगा। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कहाँ मेरी बेटी सौम्या और कहाँ वो गरीब गोपीनाथ की बेटी नीलम। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी को ठुकराया, अब मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। विक्रम को तो मेरी बेटी सौम्या से ही शादी करनी पड़ेगी। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे उसके बेटे के पैसे वो तो मेरे पास हैं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब तो असली ही खेल शुरू होगा। सेठ गोपीनाथ के घर में पहुंचता है।
गोपीनाथ, अबे गोपीनाथ। दी सेठ जी, आ रहा हूँ। गोपीनाथ घबराकर बाहर आया। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो गोपीनाथ। इतने दिनों से मैं चुप था क्योंकि तुम्हारा बेटा गुजर गया, लेकिन अब बहुत हो गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? आप तो जानते ही हैं, हमारा एक ही सहारा था, वो भी हमें छोड़कर चला गया। अब मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर पैसे नहीं हैं तो घर खाली करो। गोपीनाथ हाथ जोड़कर रो पड़ा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। तो आ जाओ सड़क पर। अब या तो मेरे पैसे दे दो या तो घर छोड़ दो। अब तो तुम्हारी मर्जी गोपीनाथ। नीलम ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब हम झूठी उम्मीद नहीं रख सकते। हम ये कर्ज ऐसे नहीं चुका पाएंगे। हमें ये घर छोड़ना ही होगा। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपीनाथ अंदर ही अंदर टूट चुका था। हाँ, चलो बेटी, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है। दोनों ने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और गांव छोड़ दिया। चलते चलते वे जंगल के किनारे पहुंच गए। यही रहेंगे पिताजी। बेटी, मेरी वजह से तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं कितना भागा पिता हूँ। ऐसा मत कहिए पिताजी। आपकी सेवा करना ही तो मेरा धर्म है। दिन गुजरते गए और समय बीतता गया। गोपीनाथ की तबीयत बिगड़ने लगी। पिताजी, आप आराम कीजिए। अब मैं लकड़ी बेचूंगी। मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी काटने। जल्दी आ जाना बेटी, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ पिताजी। नीलम मुस्कुराई और जंगल की ओर चली गई। शाम हो गई, सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया, लेकिन नीलम वापस नहीं आई। गोपीनाथ बाहर आया। मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। क्या पता वो किस हाल में होगी। मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी इसी वक्त उसे ढूंढने जाना होगा। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं कर सकता हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका दिल घबराने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बेचैन होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। नीलम, ओ बेटी नीलम, कहाँ हो तुम? जंगल के अंदर गोपीनाथ बार बार नीलम बेटी पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा धीरे धीरे और घिरने लगा था। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन नीलम का कोई पता नहीं चला। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। और उधर नीलम लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंची। पिताजी, ओ पिताजी, आप कहाँ हो? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अपने पिता को ना पाकर उसका दिल घबराने लगा। इतनी रात हो गई, पिताजी कहाँ गए? और उधर विक्रम पूरे गांव में खोजता खोजता जंगल की तरफ आ गया था। मुझे यकीन है वो लड़की यहीं कहीं मिलेगी। वो खुद से कह रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। अरे बाबा, ओ बाबा, उठो बाबा, बाबा उठो, बाबा आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? गोपीनाथ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मेरी बेटी नीलम वो जंगल में आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी। मैं उसे ढूंढने निकला था, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और अचानक चक्कर आ गया और मैं गिर गया। बाबा, आप अभी कुछ मत सोचिए, आपकी हालत बहुत खराब है। अगर आप यहीं रहे तो और खतरा हो सकता है। पहले आप मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचाता हूं। फिर हम दोनों मिलकर आपकी बेटी को ढूंढेंगे।
जैसे ही विक्रम गोपीनाथ को लेकर झोंपड़े के पास पहुंचा, नीलम दौड़ती हुई आई। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से ढूंढ रही थी आपको। नीलम की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत दुखी थी। बेटी, मैं तुझे ढूंढने गया था, रास्ते में गिर पड़ा। अगर ये बेटा मुझे नहीं उठाता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आपने मेरे पिताजी की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सच कहूँ तो आज आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। विक्रम कुछ पर उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन कहा, अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बाबा, एक बात पूछूं? आप गांव छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हैं? आपकी हालत देखकर लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। गोपीनाथ की आंखें भर आईं। बेटा, अगर मैंने अपनी कहानी तुझे सुनाई तो तेरा दिल भी भर आएगा। उन्होंने भारी आवाज में सब कुछ बता दिया। बेटे की मौत आग में जलकर हो गई और सेठ के कर्ज ने हमें कैसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या कहा आपने? पैसे नहीं मिले? नहीं बेटा, अगर मिल जाते तो हम क्या इस जंगल में ऐसे जीते। बाबा, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो कारखाना मेरा था। नीलम और गोपीनाथ दोनों ये सुनकर दंग रह जाते हैं। मैंने तो सब मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजा भेजा था, एक एक परिवार को, ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं वादा करता हूँ 2 दिन के अंदर सच सामने लाऊंगा। अगले दिन विक्रम ने उसी आदमी को बुलाया जिससे विक्रम ने गोपीनाथ के घर में पैसे भेजाए थे। सच सच बताओ, तुमने पैसे किसे दिए थे या तुमने खुद रख लिए? साहब, मैंने पैसे एक आदमी को दिए थे। उसने खुद को गोपीनाथ बताया था। भला मैं किसी के पैसे क्यों रखूंगा? अगर वो सामने आए तो पहचान लोगे? जी साहब, एक बार देख लूं तो पहचान जाऊंगा। कुछ देर बाद वही आदमी दौड़ता हुआ आया। मालिक, ओ मालिक, मैंने उसे पहचान लिया। वो गोपीनाथ नहीं था, वो सेठ जगदीश चंद्र था। विक्रम सीधे सेठ के घर पहुंचा। जैसे ही सेठ ने उस आदमी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यही है साहब, इसी ने खुद को गोपीनाथ बताया था। चाचा जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना गिर सकते हैं कि एक गरीब बाप के दर्द का फायदा उठाया आपने। उसके बेटे की आखिरी निशानी, उसकी मेहनत की कमाई आप निगल गए और ऊपर से उन्हें घर से निकालकर सड़क पर ला दिया। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था और अपनी बेटी सौम्या के मोह में पागल हो गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस गरीब की बेटी नीलम से शादी करो, इसलिए मैंने उन्हें गांव से भगा दिया। बेटा, मुझे माफ करो। तभी वहां विक्रम के पिता धनीराम भी आ गए और बहुत गुस्से में थे। अरे मूर्ख, तूने तो दोस्ती को भी बेच दिया। अब एक ही रास्ता है, सारा पैसा वापस करो और सबके सामने अपनी गलती मानो। सेठ कांपते हुए पैसा ले आया और पूरे पैसे गोपीनाथ को लौटा दिए और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। बाबा, ये आपके बेटे की मेहनत की कमाई है, अब ये सही हाथों में है। गोपीनाथ के आंखों में आंसू आ गए और गोपीनाथ रो पड़े। बेटा, आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल गई। अगर आप अनुमति दें तो मैं नीलम का हाथ मांगना चाहता हूं। मुझे मंजूर है बेटा, अब से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मॉरल: लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच की रोशनी एक दिन जरूर उसे बेनकाब कर देती है।